लुटेरी बीवी। नीता का परिवार उसकी शादी कराना चाहता है, पर नीता को अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी होती है, जिसके लिए परिवार तैयार नहीं होता। इन्हीं सब उलझनों के बीच नीता के पापा उसकी मर्जी के खिलाफ राघव और नीता की शादी करा देते हैं। शादी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ मैं भी देख दिया ए परिवार खुश किवें रहंदा है। अपने गुस्से के चलते नीता शादी के अगले ही दिन से परिवार में सबको उल्टे जवाब देना, किसी की कोई बात ना सुनना और अपने मन मुताबिक रहना शुरू कर देती है, जिससे घर में सबको दिक्कत होती है, लेकिन नीता को कोई कुछ नहीं बोलता। एक दिन सास नीता के पास आती है। बहू की गल, तुसी किवें नाल या किसी गल से नाराज हो? तुहानू मेरी फिक्र करन दी कोई लोड़ नहीं, मैं ठीक हाँ। ऐसा बोल नीता वहां से चली जाती है, पर सास की बात उसके मन में रह जाती है। शादी के अगले दिन से ही मैं सब दे नाल किन्ना औखा बिहेव किता, फिर भी आ मेरे तो इन्ने प्यार नाल गल किवें कर सकदी आ। मानू नफरत करनी नहीं आउंदी, ऐस करके वो सोचती आ कि एक ना एक दिन तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाऊगा। यह कदे नहीं हो सकता। इससे पहले राघव कुछ बोलता, नीता का मोबाइल बजने लगता है, जिस पर राघव वहां से चला जाता है और नीता फोन पर बात करने लगती है। जिसके बाद अगले दिन से नीता की जैसे ही आत्मा बदल गई हो, वो बिना किसी के बोले घर के सारे काम कर देती है। उसकी ऐसी काया पलट देख राघव और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं। बहू तबियत शबियत ठीक सी? तबियत छड्डो मां, मैनू लगदा इसदा दिमाग हिल गया। ए तुसी दोनों की गल करी जांदे हो? मैं ठीक हाँ ते मेरा दिमाग भी। बस आज रियलाइज हो गया कि मैं अपने गुस्से विच कितना प्यारा परिवार ठुकरा रही सी। नीता की बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और अब नीता सास की सेवा से लेकर पति की हर बात मानने लगती है, जिसकी वजह से कुछ ही समय में घर की सारी भाग दौड़ उसके हाथों में आ जाती है। उसी के साथ सास और राघव भी हर काम के लिए नीता पर ही डिपेंड हो जाते हैं। नीता मेरा लैपटॉप किथे आ? बहू मेरी दवाइयां। अब नीता अच्छी पत्नी और सर्वगुण संपन्न बहू बन गई होती है और इसी तरह विश्वास जीतते हुए एक दिन तिजोरी की चाबियां भी उसके हाथ में आ जाती है। ऐ हुई ना गल, हुन आएगा जिंदगी विच स्वाद। तिजोरी की चाबियां हाथ में आती ही नीता एक रात सास और पति के सोते ही सारे गहने और कैश लेकर घर छोड़ अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। रवि मैं आ गई, अब सानू कोई अलग नहीं कर सकता। ते वेख मैं सारी ज्वेलरी ते कैश भी साथ ले आई। नीता की ये बात सुनकर रवि खुश हो जाता है और वो दोनों साथ रहने लगते हैं, जिसमें नीता पूरा समय काम करती है तो रवि उसके लाए पैसों पर ऐश करता रहता है। मैं तेरे तो प्यार कर दिया ता करके ससुराल छड़ाई, और एक तू आ जो पैसों दे आगे कुछ भी नहीं देखदा। ओ महारानी अपने काम तो काम रख, मेरे ते जुबान लड़ान दी जरूरत नहीं, वरना इस घर तो बाहर कर देना है। ऐ मेरा घरा तेरा ससुराल नहीं, जीवे मन किया रहली इथे रहन लाई, हाथ चला जुबान नहीं। रवि की बातें सुन नीता के सिर पर जैसे आसमान ही टूट जाता है। एक तेरे करके मैंने अपने मां पियो नाल उस भले चंगे ससुराल नु भी धोखा दिता ते तू छड्ड परे, मेरी ही गलती आ जे अखा उत्थे तेरे प्यार दा पर्दा डाल उस दिन फोन ते तेरी गल्ला विच आ गई। जे नहीं आउंदी ता आज खुशी नाल उथे ही बैठी होनी सी। ए भाषण उन्ना दियो जिससे इसका फर्क पड़े, मेरे कॉल नौटंकी नहीं। रवि वहां से चला जाता है और नीता रोती पछताती वहीं बैठ जाती है। हाय रब्बा, ए मैं की कर दिता, उस घर विच भी वापस नहीं जा सकती। एक ता घर छोड़ा, नाल चोरी भी की, कोई मेहणु माफ नहीं करूंगा। घर कैसे वापस जाए इसी डर से नीता रवि का घर छोड़ नहीं सकती। इसी तरह दिन बीतते हैं और उन्हीं के साथ हालात बद से बदतर होते जाते हैं। अब रवि पैसों और अपनी मनमानी के लिए नीता के साथ मारपीट भी शुरू कर देता है, जिससे परेशान होकर एक दिन नीता उसे छोड़ अपने ससुराल वापस आ जाती है।
जिसे वहां देख राघव गुस्से से लाल हो जाता है। हूं नहीं थे की लेना या हमारी जिंदगी के साथ घर ता तू पहले ही बर्बाद कर गई सी। जान दिया, मेरी गलती माफी लायक नहीं। मैं कमली सी उस ढोंगी नु सच्चा प्यार दे, इस सच्चे प्यार नु बोझ समझती बैठी। मैनू माफ कर दो। जे मेरी नूरानी समझ गई आ कि उस तो गलती हुई आ, फिर किस बात का रुसना मनाना। केड़ी नूरानी? रानी बोलन जोगा इसने केड़े झंडे गाड़ दिए? मां याद कर, तेरे घर विच चोरी कर बहू ते पत्नी सब रिश्ते तोड़ भाग गई सी। और फिर की मानता रहिया, गलती हो गई सी। एक गलती ता रब भी माफ कर देता ते तू और मैं ता सिर्फ इंसान ही आ। माफ कर दे। मैं बोल रही आ, ये दोबारा कदी कोई गलती नहीं करेगी। इसदा नहीं ता मेरा ही भरोसा कर ले। ठीक आ, जिवे तुहानू ठीक लगे, पर इसे बोल दे मेरे कोलो कोई उम्मीद ना रखे। तुसी जीवे कहोगे। अब सास हर रोज राघव को मनाने की कोई ना कोई नई तिकड़म बताकर नीता को उसके पास भेजती रहती है, जिससे कुछ समय बाद नीता का पछतावा और कोशिशें देखकर राघव भी उसे माफ कर दे। जी की बेटी सरल, सुशील और शांत, ये क्वालिटी थी सरस्वती की, जो कि शर्मा जी की बहू थी। क्या है बहू, जब देखो तब किचन में खटर पटर करती रहती हो, लेकिन खाने को कुछ देती ही नहीं। कैसी बात कर रही हो पीयूष की अम्मा? सुबह से 4 कप चाय, 2 बार नाश्ता और इतनी सारी बहू के हाथ की नमकीन तो खा चुकी हो, फिर भी ऐसा बोल रही हो? अरे कुछ तो डरो ऊपर वाले से। तभी वहाँ पीयूष आ जाता है। क्या है सरस्वती, इतनी देर लगती है क्या टिफिन बनाने में? एक काम है घर का तुम्हारे पास, वो भी नहीं कर पाती हो वक्त पर। आपका टिफिन टेबल पर रखा है और नाश्ता भी, बाकी का सामान बेड पर रखा है और अब मैं मंदिर जा रही हूँ। सरस्वती मंदिर चली जाती है। उसके जाने के बाद घर में, यार माँ कैसी गवाह लड़के से शादी करा दिया है। मंदिर, पूजा, किचन और सास ससुर के सिवा इसे कुछ दिखता ही नहीं है कि कैसे खुद को स्मार्ट बनाकर रहना होता है, कैसे लोगों से जुड़ना है, बातें करनी है, ऐश करना है। अरे पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, और कुछ आता ही नहीं इस लड़की को। जो क्वालिटी तू गलत तरीके से बता रहा है ना, दरअसल एक अच्छी गृहिणी की वही सारी अच्छाई होती है बेटा। घर को चलाना, समाज में इज्जत दिलाना और घर वालों का ख्याल रखना, और चाहिए ही क्यों? अरे क्यों नहीं चाहिए कुछ और? लड़की ऐसी होती है कि घर आए तो पूरा घर बदल कर रख दे, सभी को खुश रखे, लेकिन बहू के अंदर तो ये सारी क्वालिटी है ही नहीं। अरे खुश तो उन्हें रखा जाता है जो खुश रहना जानते हैं। तुम लोगों को तो कोई खुश नहीं कर सकता। पिताजी, अब आप ही लोग सोचिए, क्योंकि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। आप लोगों को बहू के साथ रहना है या मेरे साथ? क्योंकि मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। मैं बहू को नहीं छोड़ सकता। उसके मरते पिता को मैंने वादा किया था कि मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगा। तो ठीक है ना माँ, तैयार कर ले अपना सामान, हम दोनों किसी और घर में रहने चलेंगे तेरी नई बहू के साथ। अरे हाँ बेटा, वही ठीक है, लेकिन मैं तेरे पिता के बिना भी तो नहीं रह सकती। तो मेरे बिना रह सकती हो? ठीक है, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। बेटा वहाँ से चला जाता है, लेकिन सास का दिल नहीं लगता। बहू मंदिर से भी हो आती है और फिर, माँ, पिताजी, खाना लग गया है, खा लीजिए। हाँ हाँ, तुझे बस आता ही क्या है, खाना बनाना और खाना खिलाना। अरे सुन, मेरे सारे कपड़े पैक कर दे। क्यों माँ जी, कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटे, ये अपने बेटे के साथ रहने जा रही है, लेकिन घबरा मत, तेरा पिता तेरे साथ है। बहू समझ नहीं पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन फिर ससुर उसे सारी बात बता देता है। बेटा, ये नई बहू कब आ रही है? मुझसे घर का काम नहीं होता। वैसे भी तेरी पहली निकम्मी बीवी ने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा। माँ वो बस आने ही वाली है, और हाँ माँ, उसके आगे ना थोड़ा स्टैंडर्ड से रहना, क्योंकि वो थोड़े बड़े घर की लड़की है।
उसका एक स्वैग है, स्वैग। तभी वहाँ एक बहुत सुंदर सी लंबी सी लड़की आती है। हे पीयूष, भागकर कैब से मेरा सामान ले आओ और हाँ प्लीज एसी ऑन करके जाना। रीमा, ये मेरी माँ है। तुम चाहती थी ना कि मेरी माँ हम लोगों के साथ रहे। हेलो आंटी जी, हम लोग ना जल्दी शादी कर लेंगे, फिर मेरी जैसी टॉप लड़की आपको अच्छी बोलेगी। एक्साइटेड होंगी ना आप? पर नो इश्यू। पीयूष, सामान ले आओ ना। एंड आंटी, आप पानी ले आइए प्लीज। माँ को तो समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो बहू के लिए पानी लेकर आती है तो उसका पैर पर्दे में फंस जाता है और वो गिर जाती है। ओहो, पूरा पानी गिरा दिया। कांच का ग्लास क्यों छूती है जब हाथ पैर नहीं चलते? कितनी मुश्किल से मैंने और पीयूष ने ये गृहस्थी बनाने की कोशिश की है। अरे पर तो क्या हो गया, एक गिलास ही तो टूटा है। अपने घर में तो रोज एक तोड़ती हूँ, लेकिन मजाल है सरस्वती कुछ कहे। और हाँ, मैं पानी वानी नहीं पिलाने वाली, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। बहू हो, बहू की तरह रहो, समझी? तभी वहाँ पीयूष आ जाता है, जिसे देख रीमा रोने लगती है। देख लो अपनी माँ को कैसी खरी खोटी सुना रही है। और अभी तो मैं आई हूँ, थक गई थी, बस पानी क्या मांग लिया। कह रही है बहू हो, बहू की तरह रहो। अरे यार माँ, समझा कर लाया था ना कि कैसे रहना है। माँ ऐसा करोगी तो मैं भी नहीं रख पाऊंगा तुमको हमारे साथ। वैसे भी आप ये समझो कि रीमा ने खुद कहा था कि माँ को साथ रखना। अरे हाँ हाँ बेटा, वो सिर्फ इसलिए कि मैं घर का सारा काम करूं, बैठे बैठे इस महारानी को खाना पानी दूं। वैसे भी मैं जा रही हूँ, मुझे तो इस लड़की की शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही। मेरी सरस्वती के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। निकलो निकलो यहाँ से। मैंने सोचा था बिना पैसे का नौकर मिल जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को आदत होती है फ्री की रोटी खाने की। निकलो यहाँ से। पीयूष, धक के मार कर निकालो इस औरत को यहाँ से। अरे ये कैसी बात बोल रही हो रीमा? ये माँ है मेरी, माँ ना थोड़ी जिद्दी है। अरे वाह बेटा वाह, अभी भी तुझे मेरी ही गलती दिख रही है ना? कोई बात नहीं। माँ वापस घर आ जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, वो तो शैतान का नानी है। माँ, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ये मेरा मायका है। अब आप लोग मेरे माता पिता, मैं हमेशा यहीं रहकर आप लोगों की सेवा करूंगी। नहीं नहीं बेटा, हम करेंगे तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं देख कर आई हूँ जो हालत है ना पीयूष की, वहाँ नहीं टिकने वाला ज्यादा दिन। ना टिके वो उसकी मर्जी, लेकिन मेरी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है जो उसे कभी भी छोड़ो और कभी भी वापस आ जाओ तो वो तुम्हें अपना ले। अब ज्यादा ही हो रहा है आपका। माना मैंने गलत किया बहू के साथ, लेकिन वो उसका पति है। और फिर कहावत है ना, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तभी वहाँ पीयूष आ जाता है। माँ, वो भूला आ गया, मुझे माफ कर दो। सरस्वती के जिस गुण को मैं सही नहीं मानता था, दरअसल जीवन को सही तरीके से जीने के लिए वही गुण होने चाहिए। मुझे माफ कर दो सरस्वती, मैं आज के बाद तुम्हें और पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और मुझे भी बेटा, बेटा जहन्नुम में भी जाए तो उसके साथ रहने को तैयार हो जाए, वही तो माँ होती है। मुझे माफ कर दो माँ। अरे माँ जी, जल्दी चलिए, देखिए आपके घर के बाहर एम्बुलेंस आई है। गायत्री भागती हुई दरवाजे पर आती है। तभी उसकी बहू चांदनी को एम्बुलेंस से बाहर लाया जाता है। हे भगवान, ये मेरी बहू को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया माँ जी। अरे लेकिन ये कैसा एक्सीडेंट है? चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे माँ जी, दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है और ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। हैं? मेरी बहू याददाश्त खो बैठी है? अब क्या होगा? अब फिक्र मत करिए,
बस इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन अब तेरी तबीयत कैसी है बहू? बहू? किसकी बहू? हम भैरवगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी रूपवती हैं। हम एक राजकुमारी हैं और तुम हमारी दासी हो बुढ़िया। अरे बेटा विशाल, बहू कैसी बहकी बातें कर रही है। अरे कुछ मत पूछो माँ, रात को मुझसे अपने पैर दबा रही थी। सर पर चोट लगने की वजह से इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है और ये अपने आप को राजकुमारी समझ रही है। तभी वहां चांदनी आ जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? हम तुम्हारा सर तलवार से उड़वा देंगे, समझे? अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो आपके सेवक हैं। भला हमारी इतनी हिम्मत? कहिए, आपने यहाँ हॉल में आने का कष्ट कैसे किया? हमें बहुत भूख लगी है। ए दासी, जल्दी से हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। आज हम शाही कबाब खाएंगे। विशाल अपनी माँ को चांदनी की बात मानने के लिए इशारा करता है। ठीक है राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इस तरह विशाल और उसकी माँ ना चाहते हुए भी चांदनी की जी हजूरी में लगे रहते हैं। लाओ माँ, जल्दी से मेरा टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। अरे ठहर जा, जरा दम तो लेने दे मुझे। सारे घर का काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तेरी बीवी तो राजकुमारी बनी बैठी है, सारा दिन हुक्म चलाती रहती है। अरे माँ, मेरा भी तो यही हाल है। फिलहाल तुम मेरा टिफिन दे दो, मैं चला। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मर गया रे, ये कहाँ से आ धमकी? आज हमारा जुहू चौपाटी घूमने का मूड है और हमें अपने लिए नई साड़ियाँ भी खरीदनी है। चलो जल्दी से अपना वाहन निकालो और हमें ले चलो। अरे अब तो मैं गया काम से। अगर आज मैं वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। मरता क्या न करता। आखिरकार विशाल चांदनी को घुमाने ले जाता है और चांदनी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। ए दासी, टीवी पर कपिल शर्मा के आने का समय हो गया है, जल्दी से टीवी शुरू करो। अरे वाह, कपिल शर्मा तुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं। बहू तू तो बड़ी चालू लगती है, अपने फायदे की हर चीज तुझे याद रहती है। मैं तो तेरी इस अजीब बीमारी से परेशान हो गई हूँ। अगले दिन, अरे डॉक्टर साहब, आप इतने दिन से मेरी बहू का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी बीमारी तो सुधरने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अरे माँ जी, ये दिमागी बीमारी है। बेचारी की याददाश्त चली गई है, वापस आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। गायत्री डॉक्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी पुरानी सहेली शीला वहां आ जाती है। शीला को देख अचानक डॉक्टर घबरा जाते हैं। अच्छा माँ जी, मुझे एक मरीज को अर्जेंट देखने जाना है, मैं चलता हूँ। ये कौन था? अरे अब क्या बताऊं शीला, एक एक्सीडेंट भी मेरी बहू की याददाश्त चली गई है। ये डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। ये डॉक्टर कब से बन गया? अरे ये तो चमन पान वाले का लड़का है, सारा दिन नौटंकी करता रहता है। अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझी। मेरी बहू और ये पान वाले का लड़का दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। चल तू मेरे साथ। गायत्री शीला को एक बड़ा सा डंडा हाथ में देकर अपनी बहू चांदनी के कमरे में ले जाती है। बहू, ये मेरी सहेली है, एक डॉक्टर है। इसने तेरे जैसे न जाने कितनों का इलाज 2 मिनट में कर दिया है। इसका कहना है कि सर पर जहाँ चोट लगी हो, अगर उसी जगह दोबारा किसी बड़े डंडे से जोर से मारा जाए तो मरीज की याददाश्त वापस आ जाती है। देख, हम डंडा भी लाए हैं। अपनी सास की बातें सुनकर और हाथ में बड़ा डंडा देख चांदनी घबरा जाती है।
अरे बाप रे, मैं तो फंस गई। इस डंडे की एक बार की वार से ही मैं तो चारों खाने चित हो जाऊंगी। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? लेकिन गायत्री, डंडा सर पर ठीक उसी जगह लगना चाहिए जहां चोट लगी है। अरे तू चिंता मत कर, 2-4 बार मारूंगी तो एक बार तो सही जगह लग ही जाएगा ना। चल बहू, तैयार हो जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए। दरअसल घर के काम करने से बचने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ती हूँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। क्यों दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।